नमस्कार, मैं दार्शिक पांडे। आज हम बात करेंगे मून इन ऑल 12 हाउसेज एंड पेंडिंग कर्मा ऑफ मून। मून का 12 घरों में क्या रिजल्ट होता है और आपका कर्म कैसे मून से जुड़ा हुआ है और कैसे चंद्रमा आपके कर्मों को प्रभावित करता है, उस पर हम आज बात करेंगे। क्या कारण था कि चंद्रमा को इतना महत्व मिला? विंशोत्तरी दशा चंद्रमा से काउंट की जाती है। विंशोत्तरी दशा चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वहां से शुरू होती है। चंद्रमा के प्लेसमेंट के लिए चंद्र कुंडली बना दी गई। जहां पे भी मून आपके चार्ट में प्लेस्ड है उसको लग्न बनाइए, फिर वहां से आप चार्ट देखना शुरू करिए। लग्न तो आपको देखना है, कुछ भी अगर चार्ट में बहुत बड़ा हो रहा है, कुछ भी छोटा बड़ा कुछ भी हो रहा है, तो वो लग्न कुंडली से और चंद्र कुंडली दोनों से कंफर्म होना चाहिए। अगर वो सिर्फ लग्न कुंडली में है और चंद्र में नहीं है तो वो इतना इंटेंस फॉर्म नहीं करेगा, तो वो इतना इंटेंस नहीं हो पाएगा। अगर कोई राजयोग हो रहा है, कोई धन योग हो रहा है, कोई और आपको दिख रहा है कि लग्न कुंडली से कुछ डिजीज हो रहा है, तो वो अगर चंद्र कुंडली से हो गया तो इट इज मोर इंटेंस, मोर प्रोमिनेंट। अब रिजल्ट उसका और ज्यादा आएगा आपके पास, आपके लाइफ में। तो कोई कारण था कि चंद्रमा को इतना महत्व दिया गया। हम उसी रीजन को आज देखेंगे, क्या वो कारण है कि मून को इतना महत्व दिया गया। चंद्रमा को जब आप पढ़ते हैं तो चंद्रमा को कारक बताया गया आपके मन का, आपके मनस का कारक बताया गया चंद्रमा को। लग्न है आपका शरीर। आपके जीवन में जो कुछ भी चल रहा है उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपका मन कैसा है। आपको कोई बीमारी हो गई, फॉर एग्जाम्पल, टचवुड ऐसा ना हो आपको कोई, लेकिन अगर कुछ हो गया, बुखार हो गया, कुछ और हो गया, तो फिजिकली हो सकता है कि आप बहुत फिट हैं, फिजिकली हो सकता है कि आप बिल्कुल, आपको उस डिजीज से कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इफ यू आर मेंटली वीक, अगर आप मानसिक रूप से कमजोर पड़ गए उस बीमारी में, या फिर कोई भी परेशानी आती है, कुछ भी होता है, तो मानसिक रूप से अगर आप बहुत परेशान हो गए, तो कितने भी आप फिजिकली स्ट्रांग हैं उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। और चार्ट में सबसे ज्यादा, जितने 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है मून को कंट्रोल कर पाना, मून को समझ पाना। दैट इज वाई वी से दैट मन जीता तो जग जीता। मून को एक बार आपने कॉन्कर कर लिया, मून को आपने एक बार समझ लिया, मून को आपने एक बार समझ के और उस पर आगे बढ़ गए, तो दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे आप कॉन्कर नहीं कर सकते हैं, जिसे आप नहीं जीत सकते हैं। तो मून इज द कारका फॉर योर मन, माइंड, इमोशंस। आप बहुत खुश हैं, बहुत कुछ अच्छा हुआ है आपके लाइफ में, और मेंटली यू आर सो नम कि आपको कुछ फील नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, दो लोग हैं और दोनों का मन था कि वो एक्स वाई जेड चीज वो प्राप्त करें, वो उन्हें मिल जाए। और मून कहाँ पे डिफरेंस क्रिएट करता है अब आपको समझ में आएगा। वो चीज मिल गई, दोनों को एक साथ मिल गई। उन्होंने कोई एग्जाम दिया और दोनों का हो गया, एक साथ हो गया, एक दिन हो गया, एक ही एग्जाम में हो गया। जो पहला वाला है वो इंटरव्यू पे इंटरव्यू दिए जा रहा है, वो न्यूज़पेपर में एड्स दे रहा है, वो लोगों से मिल रहा है, वो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो गया। और जो उसके बगल वाला है वो कह रहा है कि होता रहता है ऐसा, पहले भी बहुतों का हो चुका है, इसमें भी बहुतों का हुआ है, मैं अकेले नहीं हूँ, होता रहता है, बहुत नॉर्मल सी चीज है, उससे कुछ नहीं फील हो रहा है। तो ये जो डिफरेंस क्रिएट करता है, ये जो अप्रोच में डिफरेंस आता है, आप कहते हो ना कि मेरी अप्रोच इस चीज को लेके ये है, मैं इस चीज को लेके ऐसे सोचता हूँ, मैं ऐसे नहीं सोचता हूँ, वो मून क्रिएट करता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपका थॉट प्रोसेस बिल्कुल चेंज हो जाता है, और आप एक समय तक किसी चीज को किसी और तरीके से देख रहे थे, फिर उस समय के बाद आपने किसी और चीज से देखना शुरू कर दिया, किसी और नजरिए से देखना शुरू कर दिया। आपका हो सकता है कि पहले भरोसा था किसी चीज में, हो सकता है किसी विचार में, किसी संस्था में, किसी इंसान में आपका भरोसा था, और अचानक से वो बदल गया, वो बिल्कुल 180 डिग्री चेंज हो गया। तो वो कौन क्रिएट करता है? वो मून क्रिएट करता है। वो आपके इमोशन, जो कम्युलेटिव इमोशंस होते हैं, जो इमोशन इकट्ठा हो रहा होता है, और एक दिन वो ऐसे बूम फटता है, इवेंट होता है और सब कुछ चेंज हो जाता है, वो मून क्रिएट करता है। दैट इज वाई मून इज सो 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 इम्पोर्टेंट। चार्ट में कुछ भी हो रहा है, कितने भी राजयोग, कितने भी धन योग, कितना भी आपको संसार की हर सुख सुविधा, हर सब कुछ दे दिया जाए, एंड इफ यू आर नॉट हैप्पी, अगर आप खुश नहीं है उस चीज को लेकर के, तो उसका कोई भी मतलब नहीं है। और आपके पास कुछ भी नहीं है,
जो सोशल नॉर्म्स हैं, सोशल नॉर्म्स में वेल्थ नहीं है, समाज में आपको उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, समाज में आपका उतना कनेक्शन नहीं है, सोशल कनेक्शंस नहीं है आपके उतने, मॉडर्न जो पैरामीटर है, सोशल मीडिया फॉलोअर्स नहीं है आपके पास, लेकिन आप खुश हैं, आप सेटिस्फाइड हैं अपने आप से, तो नो वन कैन बीट यू। अगर आप खुश हैं तो आपके पास सब कुछ है, कुछ फिर कुछ मैटर ही नहीं करता है। अगर आपके मून ने काम कर दिया आपके लिए, तो चार्ट में बाकी जगह पे क्या हो रहा है फिर मैटर नहीं करता है। और अगर मून ने काम करना बंद कर दिया, मून नम हो गया, भावनाएं खत्म हो गई, तो फिर कुछ भी हो रहा हो, कोई भी राजयोग बन रहा हो, जुपिटर कहीं भी हो, शनि कहीं भी हो, राहु कहीं बैठे हो, जितने राजयोग बनने हैं बन जाए, जो मिलना है वो मिल जाए, लेकिन अगर मून ने काम करना बंद कर दिया चार्ट में, मून ने इफेक्ट देना बंद कर दिया चार्ट में, मून एफ्लिक्टेड हो गया चार्ट में, तो उन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है फिर। इसीलिए मून को इतना महत्व दिया गया। मून को कारक बताया गया माता का, जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारकत्व होता है, सिग्निफिकेंस होता है, वो होता है माँ का। एंड आई डोंट थिंक आई हैव टू इलेबोरेट हियर द इंपॉर्टेंस ऑफ मदर इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में माँ का क्या महत्व होता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो मून को जो सिग्निफिकेशंस दिए गए हैं, आपका एग्जिस्टेंस है, आप खुद के एग्जिस्टेंस को कैसे लेते हो, जो सारे के सारे प्लैनेट्स हैं वो आपके एग्जिस्टेंस को दिखाते हैं। वीनस आपके लग्जरी को दिखाएगा, वीनस आपके पैसे को दिखाएगा, आपके रिलेशनशिप्स को दिखाएगा, आपके पार्टनरशिप्स को दिखाएगा, गुरु आपके ज्ञान को दिखाएंगे, गुरु आपके समाज में आपका वैभव कितना है, गुरु इसके भी कारक हैं, जुपिटर आपका इन्फ्लुएंस कितना है, सैटर्न आपके प्रोफेशन को दिखाएंगे, कर्म को दिखाएंगे, मर्क्यूरी आपके स्किल्स को, कम्युनिकेशन को, बिजनेस स्किल्स को दिखाएंगे। तो ये आपके अस्तित्व को फॉर्म करते हैं। और मून क्या है, आप अपने लिए क्या सोचते हो, जो अस्तित्व अब तक बना है आप उसको कैसा फील करते हो, उसके बारे में आप कुछ फील कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो ये आपके एग्जिस्टेंस से बड़ी चीज है। फॉर एग्जाम्पल, यू बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और आपको खुद ही नहीं फील हो रहा है, आपको खुशी ही नहीं है कोई कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया, आप उस अपने एग्जिस्टेंस को कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहे हो, या फिर उस एग्जिस्टेंस का जो आपको मिला हुआ है उसका कोई महत्व ही नहीं है आपके नजरों में। तो फिर मैटर नहीं करता है कि आप क्या हैं। जब आपने अपने एग्जिस्टेंस को, फिजिकल वर्ल्ड में क्या हो रहा था वो अलग चीज है, इमोशनल वर्ल्ड में क्या हो रहा है, इमोशनल रियल में क्या हो रहा है वो बहुत जरूरी है। फिजिकल वर्ल्ड आपका इमोशनल वर्ल्ड तुरंत चेंज कर देगा। बहुत खुशी का माहौल है, घर में कुछ बहुत अच्छा हो रहा है और आप खुश नहीं है अंदर से, आपका खाने का मन नहीं कर रहा है, आपका किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, कुछ भी हो रहा हो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, नो मैटर व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू, यू नॉट गोना फील दैट। तो फिर अब होता क्या है यहाँ पे यू आर क्वेश्चनिंग योर एग्जिस्टेंस ना, जो भी प्रैक्टिकल लाइफ में हो रहा है यू आर नॉट कनेक्टेड टू दैट बेसिकली। So that is why moon is your existence. Who is mother? Mother is the karaka for your existence. And there is a saying, and don't take it otherwise. And saying is, mother is fact and father is faith. सो मदर इज कारका फॉर योर एग्जिस्टेंस। जब माँ का गर्भ नहीं होगा तो आप एग्जिस्ट नहीं करोगे। सो मदर इज कारका फॉर योर एग्जिस्टेंस। एंड अगेन मून को कारका तो दिया गया फूड का। एंड वॉट एवर आई सेट फॉर मॉम, वॉट एवर आई सेट फॉर माइंड, दैट इज एग्जैक्टली एप्लीकेबल फॉर फूड। देयर इज सेइंग कॉल्ड यू बिकम व्हाट यू ईट। आप वही बन जाते हैं जो आप खाते हैं। कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग का वास होता है। और स्वस्थ शरीर कैसे बनता है? खाने से बनता है। खाएंगे तभी तो स्वस्थ शरीर बनेगा, और जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन स्वस्थ, माइंड है वो ठीक रहता है। जैसा आप खाते हैं वैसा आप बनते हैं। और इट्स नॉट अबाउट स्पिरिचुअल थिंग, राइट? इट इज साइंटिफिकली प्रूवन। अब जिस एनर्जी को अपने अंदर लेते हो, जैसी एनर्जी को लेते हो, आपका दिमाग वैसे सोचने लगता है, आपकी भावनाएं वैसी हो जाती हैं। इसी को हमने अपने सनातन में रजस तमस इन सब गुणों में डिवाइड कर दिया उसको, कि अगर आप सात्विक भोजन करते हैं तो फिर दिमाग आपका शांत रहता है, अगर आप तामसिक भोजन करते हैं तो फिर वैसी प्रवृत्ति आप अपने दिमाग के अंदर लेके आते हैं, फिर आप वैसा सोचते हैं, एग्रेशन की ज्यादा संभावनाएं आपके अंदर होती हैं। इट इज नॉट अबाउट स्पिरिचुअल स्टफ ओनली। वी आर लिविंग इन अ मॉडर्न वर्ल्ड, सो वी कैन सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, यू कैन चेक दैट, राइट? रिसर्च पेपर्स आप जाकर पढ़ सकते हो। एंड देयर इज अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट ऑफ जंग डीएनए। देयर इज अ लेक्चर ऑफ अमरिंदर प्रभु, आई थिंक उनका नाम यही, अगर ठीक ठीक मैं याद कर पा रहा हूँ तो। इस्कॉन से है वो। तो आप, उनका बहुत अच्छा लेक्चर है जंक डीएनए पे और फूड पे। आप एक बार उसको सुनिए, उस लेक्चर को, आपको समझ में आएगा जो भी मैं यहाँ पे इलेबोरेट कर रहा हूँ,
बहुत ब्यूटीफुली उस लेक्चर में, 50 मिनट का लेक्चर है वो, उसमें बताया गया इस चीज को। मून इज कारका फॉर योर वाटर। चंद्रमा जो है आपके शरीर के शीतलता को दिखाता है। आप एक बार एक्सपीरियंस करिएगा, जब बहुत ज्यादा आपको गर्मी लगती है तो आपका मन कैसा हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। आप देखेंगे कि आप कितने कूल हैं, जो आप कहते हैं ना मैं तो बहुत कूल हूँ, तो हो सकता है आप बहुत कूल हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप कूल हैं, लेकिन अगर एक बार उमस हो जाए, गर्मी हो जाए और 10 घंटे रह जाए, तब आप कितने कूल हैं फिर समझ में आएगा। फिर आपको नहीं चिड़चिड़ाहट होती है, फिर आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होता है, देन वी कैन से दैट ओके यू आर ट्रू कूल, यू आर कूल इन ट्रू सेंस। आपको पहाड़ों पे अच्छा क्यों लगता है, वहां शीतलता है, वहां ठंडक है। और रेगिस्तान में या फिर गर्मी हो जाती है तो आप चिड़चिड़े क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वो शीतलता नहीं है। अगर आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो वो है क्या, वो वाटर एलिमेंट तो है, वेपर, जो हवा में वाटर एलिमेंट है, हवा में वाटर कितना है, वही तो है जो आपको गर्मी ठंडी इन सब चीजों का एहसास दिलाता है। एसी में अच्छा क्यों लगता है, कूलर में उतना अच्छा क्यों नहीं लगता है, उसके पीछे भी रीजन मून है। जो एयर में ह्यूमिडिटी है, कूलर उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है, इसलिए कूलर के लिए आपको प्रॉपर वेंटिलेशन चाहिए। ये एग्जाम्पल थोड़ा सा अलग हो गया, बट आप जब रिलेट करेंगे अपने आसपास की चीजों को, एक एक लाइन आप मैप कर पाएंगे, कितना ब्यूटीफुली ये सब्जेक्ट डिजाइंड है, यू कांट इमेजिन। आप सोचते हो तो सोचते रह जाओगे आप, हर छोटी छोटी चीज पे आपको आश्चर्य होगा। सनातन धर्म में खाने को लेके इतनी विधियां बताई गई, हर मौसम में आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे खाना है, खाने के पहले ये करना है, खाने के पहले ये नहीं करना है, सब कुछ बताया गया। क्यों, क्योंकि उसके पीछे जो रीजन है वो आपका चंद्रमा है, वो आपका मून है, आपकी इमोशंस है, जो आपका रियल एग्जिस्टेंस है, आप खुद को क्या समझते हैं, वो है। अरिजीत सिंह को देखिएगा कभी, आपको समझ में आएगा। किसी को फेम या डिफेम नहीं कर रहा हूँ आप यहाँ पे, लेकिन अरिजीत सिंह इज लेजेंडरी सिंगर, राइट, देयर इज नो डाउट इन दैट, बहुत अच्छा गाते हैं वो। फिर भी जो कितने ग्राउंडेड हैं वो, आप देखिए उनकी लाइफ स्टाइल। अरिजीत सिंह के पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, ना पैसे की, ना फेम की, कुछ भी ऐसा नहीं है जो उनके पास नहीं है, बट ही इज सो ग्राउंडेड, सो हम्बल। और आपके आसपास अगर कोई पंचायत का चुनाव जीत जाए तो फिर देखिए उसका आतंक कैसा होता है। वो क्या है, वो भावनाएं ही तो है, वो आपके इमोशंस ही तो है। मून एक्सॉल्टेड होता है सेकंड हाउस में, फैमिली, कुटुंब आपका, आपको क्या संस्कार मिलने हैं, दैट इज वॉट योर इमोशन एक्चुअली। कैसा आपके साथ हुआ, फैमिली में क्या ट्रॉमा रहा, क्या नहीं रहा। एंड मून गेट्स एक्सॉल्टेड इन द सेकंड हाउस। फैमिली में आपको क्या मिला, ट्रॉमा मिला कि बहुत अच्छा इन्वायरमेंट था फैमिली का, बहुत अच्छी फैमिली थी, वो सब कुछ आपके इमोशंस को, आपके इमोशनल बॉडी को सेव करता है। और वही आप समाज में लेके जाते हो, वही आप फोर्थ हाउस में लेके जाते हो, जो कि मून का अपना घर है। और चंद्रमा का और भी अगर आप कारकत्व देखते हैं तो उन सभी चीजों को मून दिखाता है, जैसे मिल्क को दिखाएगा। अब दूध के लिए बहुत स्पेसिफिक कंडीशन है कि आप उसको कहीं पे भी नहीं छोड़ सकते हैं, खाना आप कहीं पे नहीं छोड़ सकते हैं। सैटर्न उन सभी चीजों को दिखाता है जिसे आप कहीं भी छोड़ दीजिए वो कभी खराब नहीं होगा। मतलब ऑब्वियसली कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स जरूर हमें कंसिडर करने होते हैं। मून उस हर चीज को दिखाता है जिसकी केयर आपको बहुत करनी है। तो ये जो मून को कारकत्व मिला, ये जो मून को सिग्निफिकेशंस मिले हैं, और इनको जब आप समझते हैं और जब आप इसको प्रैक्टिकल वर्ल्ड से, जो मॉडर्न वर्ल्ड है, आप इससे वो ब्रिज, जो ब्रिज बनाते हैं आप इन दोनों में, तो जो स्क्रिप्चर्स में बोला गया और जो मॉडर्न साइंस बोलता है, जब आप दोनों को समझते हैं साइड बाय साइड, देन यू गेट टू अंडरस्टैंड कि कितना जरूरी है आपके चार्ट में मून। मॉडर्न साइंस में यहाँ पे इसलिए मेंशन कर रहा हूँ, जब आप इन दोनों को साइड बाय साइड समझते हो, पढ़ते हो, तो आपको जो सबसे जरूरी बात पता चलती है वो ये चलती है कि जो हमारे ऋषि थे, जो हमारा सनातन धर्म था, इट इज वे अहेड ऑफ टाइम। प्रेज नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट बूस्टिंग एनीथिंग, इट इज 100% एक्यूरेट एंड ट्रू। और एस्ट्रोलॉजी में मून को इंपॉर्टेंस तो दिया गया। अगर आप मॉडर्न वर्ल्ड में देखेंगे, मॉडर्न साइंस में आप इस चीज को समझते हो, योर बॉडी इज हैविंग 70% ऑफ वाटर एंड दिस अर्थ इज ऑल्सो हैविंग। तो जो मून इस अर्थ को प्रभावित करता है, क्या वो आपको नहीं करेगा। देयर इज अ रिसर्च ऑफ अमेरिकन जर्नल ऑफ साइकाइट्री 2006, फुल मून के समय जो इमरजेंसी साइकिक टेंडेंसीज हैं उनमें 18% का इजाफा देखा गया, या फिर जो एडमिशंस होते हैं उनमें 18% का इजाफा देखा गया। जो मून साइकिल होता है वो 28 डेज का होता है, 28 to 29 डेज। और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो भी 28 to 29 डेज का होता है। जो नेचर का क्लॉक है ना, नेचर का साइकिल है, वो सेपरेट नहीं है, वो बिल्कुल अलाइंड है। आप कितने भी आगे चले जाएंगे, आप नेचर को कभी पीछे नहीं छोड़ सकते हैं।
नेचर हमेशा आपके साथ साथ चलता रहेगा, आप कितने भी आगे चले जाएंगे वो ऑलरेडी आपसे आगे है, और जितना भी आप आगे बढ़ते जाएंगे हमेशा आपके साथ वो रहेगा। ब्रेन के चारों तरफ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, एंड रिसर्च शोज दैट पूर्णिमा के समय इस फ्लूइड का प्रेशर बढ़ जाता है, और इसीलिए पूर्णिमा के समय, फुल मून के समय माइग्रेन, एंजाइटी, मेंटल डिसऑर्डर्स आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। आप जाइए, रिसर्च पढ़िए, आप जाइए इन चीज़ों को पढ़िए, जानिए, समझिए। और जो वर्ड लूनाटिक है वो यहीं से आया है, लूना से, लूनर, राइट। व्हाट डज दैट सोज? वो क्या दिखाता है? प्राचीन यूरोप में चंद्रमा को लूना कहते थे, और माना जाता था कि चंद्रमा इज द कारका फॉर पागलपन, पागलपन चंद्रमा के कारण होता था, ऐसा प्राचीन यूरोप में माना जाता था। तो जो लुनेटिक शब्द है वो यहीं से आया हुआ है। और जो एक नई मॉडर्न रिसर्च है वो है बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर। इसमें आप जो मून का साइकिल होता है उसके अकॉर्डिंग खेती करते हो, आप खेती उस मून साइकिल के अकॉर्डिंग करते हो, और रिसर्च में पाया गया कि इसमें जो उपज है उसमें 30% का ग्रोथ देखने को मिला, 30% अधिक पैदावार हुई, 30% इजाफा देखा गया उसमें। और भारत में ये परंपरा सदियों पुरानी है, जो आप आज रिसर्च कर रहे हो। हम बीच में भूले उसको, हमने उसे छोड़ा, और अभी भी वही कर रहे हैं। लेकिन हम वो मून साइकिल के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर को कब से लेके चलते आ रहे हैं। और नॉट इवन एग्रीकल्चर, लॉट ऑफ थिंग्स है ना, जीवन का पूरा जो हमारा एक पहले साइकिल था, जो भी हमारा डेली रूटीन था, वो मून साइकिल को देख के हम डिसाइड करते थे, पंचांग देख के डिसाइड करते थे। और यही कारण है कि बहुत सारे क्लासिक्स में मून को राज योग कारक ग्रह बताया गया। कोई भी अकेला ग्रह जो है सूर्य और चंद्रमा को छोड़ के वो राजयोग कारक नहीं होता है, बट मून इज द राजयोग कारक अलोन इफ इट इज बेनिफिकली प्लेस्ड, इफ इट इज गुड इन योर चार्ट। अगर अच्छा है तो वो अकेले राजयोग देता है। बहुत सारे क्लासिक्स में, लघु पराशरी में, भवार्थ रत्नाकर में, सारे क्लासिक्स में बताया गया कि मून को चंद्रमा को अष्टम का दोष नहीं लगता है। इसके अलावा जब आप कर्म समझते हैं, व्हेन यू आर अंडरस्टैंडिंग कर्मा, सो वाई मून इज इंपॉर्टेंट देयर। कर्म में मून जरूरी क्यों हो जाता है, चंद्रमा क्यों जरूरी हो जाता है? कर्म जब आप देखेंगे, 3 प्रकार का कर्म होता है, कायिक, वाचिक और मानसिक। कायिक मतलब जो आप परफॉर्म करते हैं बॉडी से, जो लग्न से कर्म निकलता है वो कायिक है। पूरा जो चार्ट है वो कंप्लीटली इन तीनों को दिखाता है। कायिक इज द लास्ट फॉर्म। फिर उसके बाद वाचिक होता है, वाचिक मतलब जो आप बोलते हो किसी को कम्युनिकेशन के थ्रू। उसके बाद मानसिक होता है, कुछ विचार आता है, फिर आप उसे परफॉर्म करते हो। ये तीनों मिलके एक कंप्लीट फॉर्म बनता है कर्मा का। लेकिन मानसिक कर्म इज देयर, मानसिक कर्म बताया गया। सबसे जो महत्वपूर्ण पूजा पद्धति है वो है मानस पूजा। सारे ग्रंथों में मानस पूजा का महत्व बताया गया, और मानस पूजा को सबसे ज्यादा जरूरी बताया गया कि अगर आप कहीं पे शरीर के साथ नहीं जा सकते हैं, अगर आप कहीं पे प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं, तो आप मानसिक पूजा करिए। तो जब मानसिक पूजा का महत्व है, तो क्या आप जो दिमाग में सोचते हो, जो दिमाग में षड्यंत्र रचते हो, या फिर दिमाग में किसी के लिए अच्छा सोचते हो, उसका महत्व नहीं होगा? बिल्कुल होगा। दैट इज वॉट मानसिक कर्म इज, वही मानसिक कर्म है। तो चंद्रमा को इसलिए इतना महत्व दिया गया। कोई भी विचार सबसे पहले आएगा, फिर अगर आप उसे कम्युनिकेट करोगे, बताओगे किसी और को, दुनिया को जानना होगा तो बताओगे, या फिर अकेले परफॉर्म करोगे तो शरीर को उसमें इन्वॉल्व करोगे। जो चित्त आपके चंद्रमा के अधीन है, जिसमें आपके सारे पिछले जन्मों के संस्कार होते हैं, जब आप कोई बार बार कर्म करते हो तो वो संस्कार बनता है, वो टेंडेंसी बनती है, वो इंप्रेशन बनता है, वो वासना बनता है, और फिर आप उसे अगले जन्म में लेके जाते हो। दैट इज वाई मून इज सो इम्पॉर्टेंट। मून इज चित्ता, मून इज द पावर ऑफ स्टोरेज। कहा जाता है कि वाटर के पास स्टोरेज है, स्टोरेज कैपेसिटी है वाटर के पास, पानी के पास, एंड वाटर इज रिप्रेजेंटेड बाई मून ओनली, राइट। सो चित्त जो है इतना जरूरी होता है, जल इतना जरूरी होता है, वाटर इतना जरूरी होता है। दैट इज वाई आप अभी सुनते होंगे, पढ़ते भी होंगे, वाटर इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट जो है, जिसपे युद्ध चल रहा है, लड़ाइयाँ चल रही हैं जिसके ऊपर। अब हम बात करेंगे चंद्रमा हर एक घर में कैसा रिजल्ट देता है, और उसका पेंडिंग कर्मा, उसके पीछे का कर्म क्या होता है। सो मून इन द फर्स्ट हाउस, जब पहले घर में होता है चंद्रमा, तो उसका क्या रिजल्ट होता है और वो क्यों मिलता है। तो पहले घर का चंद्रमा तब मिलता है जब पास्ट लाइफ में इमोशंस दबाए गए, इमोशंस को उतनी वैल्यू नहीं मिली, तो इस लाइफ में मून फर्स्ट हाउस में मिला। जो पहला घर है वो मंगल का घर है, मार्स का घर है, वेयर सन गेट्स एक्सॉल्टेड, when Jupiter and Mercury gets the Digbala,
इस घर में ताकतवर कौन होता है? बृहस्पति और बुध। सो मून फर्स्ट हाउस उसको मिलता है जो पास्ट लाइफ में, जो पूर्व जन्मों में बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करता है, या जो सामाजिक प्रतिष्ठा लब्ध होता है, जो जिसे समाज में प्रतिष्ठा मिली होती है पास्ट लाइफ में। एंड दैट इज वाई इन दिस लाइफ ऑल्सो यू विल बी हैविंग मोटिवेशन। इस जीवन में भी आपके पास वो मोटिवेशन रहता है कि मुझे समाज में वो प्रतिष्ठा, वो इज्जत, वो जगह चाहिए। पहले घर का चंद्रमा जो पहले घर का होता है, आपको पास्ट लाइफ में, आपके पास पास्ट लाइफ में बहुत ज्यादा ज्ञान, बहुत ज्यादा विजडम जब था, तो इस जीवन में मून यू गॉट इनटू द फर्स्ट हाउस एंड ऑब्वियसली इट इज द हाउस ऑफ मंगल। तो वो मार्स की एनर्जी मून अपने साथ साथ कैरी करता है। वो एक एग्रेसिवनेस, शॉर्ट टेम्पर्डनेस, अगर थोड़ा सा भी इस पे मार्स का इफेक्ट आया, थोड़ा सा भी कहीं से भी ये इसमें फायरी एनर्जी आई, तो ये एक्वायर कर लेगा। अपने गुरु से बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच्ड होना, रिलीजियस प्लेसेस पे ट्रेवल करना, मून इन द फर्स्ट हाउस, दे लव टू ट्रेवल ऑन रिलीजियस प्लेसेस, टू टेम्पल्स। मून जो है वो 9th से 5th है और 5th से 9th है, 5th हाउस से 9th हाउस है और 9th हाउस से 5th हाउस है। That means if fifth house is secured, if Lagna is secured, there is no as such prominent malefic effect, then obviously education is going to be good. पढ़ाई बहुत अच्छी होगी, पढ़ाई अच्छी होती है, हायर एजुकेशन अच्छा हो जाता है आपका। इमोशनली आप आउटस्पोकन होते हो, इमोशनली आप एक्सप्रेसिव होंगे, मून इन द फर्स्ट हाउस। गोल चेहरा होना, अब डिपेंड करता है कि वहां पे एनर्जी कैसी है, वहां पे मंगल का इफेक्ट है। अगर मार्स के साथ है फिर आप उसको अलग तरीके से देखोगे। अगर वहां पे सैटर्न का इफेक्ट है, शनि मंगल, शनि और चंद्रमा दोनों साथ में बैठे हैं पहले घर में, अगर स्कॉर्पियो में बैठ गए जहाँ पे मून डेबिलिटेटेड हो गया, वन इवेंट रिलेटेड टू करियर जहाँ पे आपका ट्रेवल होगा, जहाँ पे आपका प्लेस चेंज होगा, दैट इज गोइंग टू बी वेरी प्रोमिनेंट फॉर यू, लाइफ चेंजिंग इवेंट फॉर यू। यू गोना हैव ऑलवेज सम इनविजिबल मोटिवेशन टू वर्क मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर। ये जो काम करने की ज्यादा टेंडेंसी है वो क्या खत्म करेगी? शरीर, हेल्थ खराब करेगी। वो यहीं पे मर्क्यूरी आ जाए, सैटर्न मून क्या करेगा? सैटर्न मून कोल्ड कर देगा। सैटर्न मून आपको डीप थिंकर बना देगा, गहराई से सोचने वाला, चीजों को समझने वाला, कम बोलने वाला। अब जो मून पहले घर में एक्सप्रेसिव हो रहा था, वहीं पे सैटर्न के आने से चीजें बदल गई। मर्क्यूरी आ जाए, पैनिक, ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, पैनिक वाली जो एंग्जाइटी होती है, मून मर्क्यूरी। अब उस पर राहु का भी इफेक्ट आ जाए, राहु 9th में आ जाए, तो फिर आप उसको अलग तरीके से पढ़ेंगे। वो पूरा डिपेंड करता है कि चार्ट कैसे डिजाइन है, डिस्पॉजिटर कहाँ है, एस्पेक्ट किसका है, कैसे है, वो सब कुछ मिलके एक प्रॉपर रिजल्ट आपको मिलेगा। आपके चार्ट में अब जो भी जिस भी प्लैनेट का इफेक्ट है, आप उसको अपने तरीके से घटा बढ़ा सकते हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू इफ यू आर हैविंग मून इन द फर्स्ट हाउस, इफ एनी वन नीड्स इमोशनल सपोर्ट अराउंड यू, जो भी लोग आपके आसपास जीवन में है, अगर उनको इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है तो बिल्कुल दीजिए। किसी को कभी इमोशनली हर्ट मत करिए, परेशान मत करिए, किसी के इमोशंस का मजाक मत उड़ाइए, किसी के इमोशनल सेंटिमेंट्स का मजाक मत उड़ाइए। फर्स्ट हाउस मून इज वेरी वेरी सेंसिटिव। क्यों? अपने सेल्फ स्टीम को लेके, ईगो कह लीजिए, सेल्फ स्टीम कह लीजिए, प्रतिष्ठा कह लीजिए, उसको लेके बहुत सेंसिटिव होते हैं। आपने कुछ ऐसा बोला जो इनको बुरा लग गया, या फिर इन्हें अच्छा नहीं लगा, इन्होंने, इनके हिसाब से वो अच्छा नहीं है इनके लिए, तो फिर इनका जो मानसिक संतुलन है आपके प्रति वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। नाउ मून इन द सेकंड हाउस, अब दूसरे घर का मून जो है वो एग्जॉल्टेड, दूसरा घर एग्जॉल्सन का है, ऑल्दो वो टॉरस के साइन में बहुत कम समय के लिए मून एग्जॉल्टेड होता है। दूसरा घर फैमिली का है, दूसरा घर आपके रिसोर्सेज का है, दूसरा घर आपकी स्पीच को दिखाता है, आपकी वाणी को दिखाता है। तो अब ऐसे इंसान को पास्ट लाइफ में फैमिली से वो अफेक्शन, फैमिली से वो प्यार नहीं मिला, एंड दैट इज वाई इन दिस लाइफ यू विल बी वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स योर रिसोर्सेज। और सबके साथ आप शेयर मत करिए। सेकंड हाउस चंद्रमा को जो भी पैसा है, जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, यू हैव टू बी इन हेल्पिंग नेचर। आप सबकी मदद करिए, जहाँ पे जरूरत पड़ती है वहां दीजिए, बट डोंट शेयर इट विथ अ लॉट ऑफ पीपल। और ये शेयर भी नहीं करते हैं, जो विचार है, जो टेंडेंसी है, वो शेयर करने की नहीं होती है, और आपको करना भी नहीं है। सेकेंड हाउस मून जब खाने की बात आती है, बहुत सोच समझ के क्या आपको खाना है, क्या नहीं खाना है, कब खाना है, बहुत पर्टिकुलर बनिए उसके बारे में। एक स्ट्रिक्ट तो नहीं, लेकिन एक प्रॉपर रूटीन जरूर डिजाइन करिए कि आपको क्या खाना है, किस दिन क्या नहीं खाना है, क्या चीज़ आपको नुकसान देती है, क्या चीज़ आपको फायदा करती है। एंड आपको ये इतना हेल्प करेगा, आई कांट एक्सप्रेस इट। सेकेंड हाउस में चंद्रमा है तो आप कुछ ऐसा करके पैसा कमा सकते हैं जो डायरेक्टली मासेस से लिंक हो, जो डायरेक्टली समाज से जुड़ता हो। ऐसा काम, दूसरों की इमोशनल हीलिंग के थ्रू, दूसरों के इमोशंस को सॉल्व करके काम करना, दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ऐसे आप प्रोफेशन में जा सकते हैं। सेकेंड हाउस मून
If you are having second house moon, then travel in your career is very very important. आप ट्रेवल करिए, अगर आप किसी भी काम में हैं आपके लिए ट्रेवल करना बहुत ज़रूरी है। या तो कोई ऐसा काम चुनिए जिसमें ट्रेवल फ्रिक्वेंट इन्वॉल्व होता हो, या फिर आप काम में रहते हुए ट्रेवल करिए, आप जाइए घूमिए, ट्रेवल करिए। सेकंड हाउस मून है तो फाइनेंसेस को लेके, एक्यूमुलेटेड वेल्थ को लेके, फैमिली के साथ रिलेशनशिप्स को लेकर के वो स्टैग्नेशन की उम्मीद मत करिए, वो बैलेंस की उम्मीद मत करिए कि बिल्कुल हमेशा एक जैसा रहेगा। नहीं, हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। इट विल बी ऑलवेज फ्लक्चुएटिव, रोलर कोस्टर। पैसे में धोखा होना, चीटिंग होना, फैमिली के साथ रिलेशंस का रोलर कोस्टर होना, एक्यूमुलेटेड वेल्थ के ग्राफ का एक रोलर कोस्टर में होना, इट इज प्रोमिनेंट फॉर यू। सेकेंड हाउस मून, इफ देयर इज एनी अफ्लिक्शन, देन आईज में प्रॉब्लम आना लगभग तय हो जाता है। आंखों में कोई ना कोई छोटी मोटी समस्या हो जाएगी, डिपेंडिंग ऑन द अफ्लिक्शन, डिपेंडिंग ऑन द कंजंक्शन एस्पेक्ट एंड वॉट एवर इज हैपनिंग देयर। सेकेंड हाउस मून के लिए और क्या बताया गया कि पास्ट लाइफ में फादर के साथ कोई ना कोई इमोशनल प्रॉब्लम थी जो इस लाइफ में भी कैरी हो सकती है, जो प्रॉब्लम इस लाइफ में भी रह सकती है। एंड सेम विद द रिलीजन, सेम विद द धर्म। सो व्हाट यू हैव टू डू, डोनेट वाटर इन फ्रंट ऑफ अ टेंपल, सेकंड हाउस मून, एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट थर्ड हाउस मून, तीसरे घर का चंद्रमा। अब तीसरा घर जो है बुद्ध का घर है और मंगल उसके कारक होते हैं। मार्स इज द कारक ऑफ थर्ड हाउस, करेज। तीसरा घर जो है आपके स्किल्स का है, तीसरा घर आपके सबकॉन्शियस माइंड का है। आपने देखा होगा जो लोग बहुत सॉफ्ट स्किल में माहिर होते हैं, जो लोग डिप्लोमेटिक होते हैं, जो लोग सॉफ्ट स्किल्स के माहिर होते हैं, सॉफ्ट पावर में माहिर होते हैं। आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ। भारत की जो कुंडली है, भारत का जो चार्ट है, फाउंडेशन चार्ट है, वो टॉरस असेंडेंट का है, राहु इज इन द लग्न, और थर्ड हाउस में कैंसर का साइन आता है, चंद्रमा का साइन आता है। और जब आप देखेंगे भारत को जाना किसके लिए गया आज तक, सॉफ्ट पावर के लिए जाना गया, बैलेंसिंग के लिए जाना गया, नॉन अलाइन मूवमेंट, राइट। चंद्रमा तीसरे घर का आपके लिए सॉफ्ट पावर मेंटेन करना बहुत जरूरी है। कभी भी ब्लंट कहीं भी मत होइए, बहुत ज्यादा मुखर मत बनिए। अगर कहीं पे कुछ चल रहा है तो कोशिश करिए कि चीजें बैलेंस आउट हो जाए। कहीं पे कोई लड़ाई कर रहा है, कहीं पे कोई आर्ग्यूमेंट चल रहा है, तो बहुत ज्यादा वहां पे आपको ब्लंट होने की जरूरत नहीं है। ट्राई करिए कि जितना आप बैलेंस कर सकते हैं, लड़ाई झगड़े से बचिए, बहुत ब्लंट होने से बचिए। जितना आप इस चीज को बैलेंस कर सकते हैं, जितना आप इस चीज को डिप्लोमेटिकली डील कर सकते हैं, पॉजिटिव डिप्लोमेसी, नॉट आई एम सेइंग नेगेटिव डिप्लोमेसी, षड्यंत्र वगैरह की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। थर्ड हाउस इज हाउस ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, और चेतन मन का घर है। हमेशा ऐसे लोगों के दिमाग में ऑलवेज देयर इज समथिंग विच इज रनिंग 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 रनिंग। क्या करना है आपको, यू हैव टू वाटर इनटेक प्रॉपर रखिए, मेडिटेशन करिए, घूमने फिरने जाया करिए। आपके लिए सबसे जो खतरनाक चीज है ऐसे लोगों के लिए, थर्ड हाउस मून के लिए सबसे जो खतरनाक चीज है थर्ड हाउस मून के लिए, वो है ट्रेवल पे ना जाना। ट्रेवल करना आपके लिए बहुत जरूरी है, और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ट्रेवल करिए, बैग पैकर बनिए, घूमने जाइए। अब थर्ड हाउस मून क्यों मिला, क्या इसके पीछे का कर्म है। पास्ट लाइफ में जो करेज था, पास्ट लाइफ में जो साहस है, वो एक्सप्रेस नहीं हो पाया प्रॉपर तरीके से, या फिर दबाया गया। इमोशंस जो है वो प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं हो पाए, जहाँ पे रिक्वायर्ड था वो प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं हुआ। जब तीसरे घर का चंद्रमा हो तो बहुत ज़्यादा आपको इमोशंस को लेके कैलकुलेटिव भी नहीं बनना है कि उसने तो मुझे ऐसे बोला तो मैं उसको ऐसे बोलूंगा ही बोलूंगा। जो कुछ लोग ऐसे करते हैं, लेट्स सपोज समवन इज डूइंग रॉन्ग टू यू, तो बहुत ज़्यादा आपको कैलकुलेटिव नहीं होना है कि आप जितने अमाउंट में उसने आपके साथ गलत किया आप भी उस उतने अमाउंट में उसके साथ गलत करेंगे। नो, डोंट डू दैट। थर्ड हाउस मून क्या करते हैं ये, इनका इमोशनल कंट्रोल किसी और के पास होगा। दे आर वेरी वल्नरेबल कि ये किसी से अटैच हो जाए, किसी ऐसे इमोशन से अटैच हो जाए, किसी किसी ऐसी चीज से अटैच हो जाए जो अब इन्हें कंट्रोल कर रही है, जिसके कंट्रोल में अब ये है। इनको गुस्सा आना, इनकी खुशी, इनकी मायूसी, इनका दुख, सब कुछ वहां से कंट्रोल हो रहा है। मूड स्विंग्स, थर्ड हाउस मून। जिद का बहुत होना, थर्ड हाउस मून। अगर आपके पास ये सब टेंडेंसीज हैं तो अवॉइड करिए, ये सब अपने अंदर मत ला के रखिए। थर्ड हाउस चंद्रमा है, इट इज हाउस ऑफ सिबलिंग। whenever siblings need some kind of emotional support, then always be there, always support them। आपको हमेशा उन्हें सपोर्ट करना है, उनके साथ खड़े रहना है। अब हम बात करेंगे फोर्थ हाउस के मून के बारे में। चौथा घर चंद्रमा का अपना घर है। चौथा घर आपका सुख भाव होता है, चौथा घर आपका इमोशनल पीस होता है, जो आप जीवन में एक खुशी महसूस करते हैं, जो वीडियो में मैंने पहले समझाया उसे दिखाता है। चौथा घर आपके व्हीकल्स का, आपके घर का होता है चौथा घर। अब चौथे घर में चंद्रमा मिला क्यों, चौथे घर में चंद्रमा इसलिए मिला, पास्ट लाइफ में यू डिड सम मिस्टेक इन रिगार्ड टू फोर्थ हाउस, और समथिंग wrong happened with you in regard to mother, in regard to land, in regard to property,
इन रिगार्ड टू योर पीस। अब अगर चौथे घर का चंद्रमा है तो इस लाइफ में इन सारी चीजों को आपको मेंटेन करना है। ट्राई टू ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स योर मदर। एक और यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं केंद्राधिपति दोष। अगर ये है, मून यहाँ पे दिग्बली भी है चौथे घर में, तो यू हैव टू मेंटेन दीज थिंग्स इन दिस लाइफ एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस इन दिस रिगार्ड। अब चौथे घर का चंद्रमा है तो कंफर्ट जोन में जाना इज द बिगेस्ट एनिमी फॉर यू। चौथे घर में वीनस है, चौथे घर में चंद्रमा है, तो कोशिश करिए कि जो आपको लगता है कि ये मुझे आराम देता है और उसके तरफ आपका मन जा रहा है, तो आप उससे दूरी बना लीजिए। दैट इज वॉट बेनिफिशियल फॉर यू। और अपने लाइफ में देखिए कि जब जब आपने ऐसा किया, जो चीज़ आपको पसंद थी, जिस चीज़ में आपको आनंद आ रहा था, जहाँ पे आपका कंफर्ट जोन था, और वो आपने किया, तो आपके साथ क्या हुआ। कंफर्ट जोन इज नॉट गुड फॉर ईच एंड एवरी वन। किसी के लिए वो अच्छा नहीं है, सबको अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना चाहिए। बट नाउ इट इज कार्मिक फॉर यू बिकॉज यू आर हैविंग मून इन द फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस में मून है, वहां पे कोई अफ्लिक्शन नहीं है, वेल प्लेस्ड है, तो obviously you're gonna have all the good significations of the fourth house. You have to just be a bit cautious. You don't have to activate the केंद्राधिपति दोष। You don't have to activate कारको भावनाशाय। जो ये दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उन्हें अपने जीवन में एक्टिवेट मत करिएगा। आप एस्ट्रोलॉजी में जितने भी ऐसे टर्म्स दिए गए, मारक होगा आपके लिए, बाधक होगा, ये प्लेनेट आपके लिए त्रिसड़ाया का लॉर्ड है, वो सब आप हैं। क्योंकि सबसे पहले एक्शन आप लेते हैं, सबसे पहले एक्शन आपके बिहेवियर के थ्रू आता है। तो जब तक आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो आपको नुकसान पहुंचाए अपार्ट फ्रॉम द हेल्थ इश्यूज, तो फिर वो ट्रबल क्यों करेगा। फोर्थ हाउस मून है तो ऑलवेज सिक्योर योर पीस। कोई ऐसा ना हो जो आपके इमोशनल बॉडी को अनकंफर्टेबल करके चला जाए, कोई ऐसा ना हो जो आपको परेशान करके चला जाए, आपके इमोशंस को हर्ट करके चला जाए, उसका हमेशा आपको ध्यान रखना है। इफ यू आर हैविंग फोर्थ हाउस मून, देन ट्राई टू वर्क एट अ प्लेस जहाँ पे आसपास नियर बाई वाटर बॉडी हो। काम आप ऐसे जगह से करिए, या फिर यहाँ पे भी जैसे सेकंड हाउस का मून था वैसे काम में ट्रेवल को इन्वॉल्व करिए। इट्स अ गुड प्लेसमेंट फॉर मून। अब हम बात करेंगे पांचवें घर के मून के बारे में। पांचवा घर आपके फेम का होता है, आपके बच्चों का होता है, आपके पूर्व जन्म के पुण्यों का होता है, आपके क्रिएटिविटी का होता है। पांचवें घर का मून इसलिए मिला, पास्ट लाइफ में पूरा जीवन लाइवलीहुड में बीता, जो लाइवलीहुड का स्ट्रगल होता है उसमें बीता, क्रिएटिविटी आपके पास नहीं आई, क्रिएटिविटी का एक्सप्रेशन नहीं हुआ, इसलिए आपको मून पांचवें घर में मिला। पांचवें घर का मून एजुकेशन बहुत अच्छी हो जाती है। अगर अफ्लिक्शन नहीं है तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे सब कुछ एक वीडियो में बता पाना, समझा पाना, इट्स नॉट पॉसिबल। तो आपको हमेशा इस चीज को कंसिडर करना है कि वहां पे अफ्लिक्शन कितना है, वहां पे और कोई प्लेनेट बैठा है कि नहीं बैठा है। अब जैसे मैं फोर्थ हाउस मून बता रहा था, फोर्थ हाउस मून में लेट्स सपोज वहां पे सैटर्न मून का कॉम्बिनेशन हो जाए, तो अब ये काम कर करके अपना सुकून खत्म कर लेगा आदमी। ये इंसान जो है वर्कोहॉलिक नेचर का हो जाएगा, और काम कर करके इसको आनंद ही काम करने में आएगा। और वही सैटर्न मून फिफ्थ में हो जाए तो क्या करेगा। नाउ क्रिएटिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, कौन सा कॉम्बिनेशन कहाँ पे हो रहा है, कौन सा प्लैनेट किसके साथ बैठा हुआ है, किस हाउस में बैठा हुआ है, आपका कहाँ पे है। वैसे आप सारी चीजों को हॉलिस्टिकली देखना है। तो पांचवें घर का मून है जब, तो व्हाट यू हैव टू डू, ट्राई टू डू ऑलवेज समथिंग क्रिएटिव। आप उस लूप में 9 to 5 के लूप में मत फंसिए। आपके जो मन में आता है, जो चीज आपको खुश रखती है, उस चीज को सीखिए, उस चीज को परस्यू करिए। दैट ये बहुत जरूरी है पांचवें घर के मून के लिए। एजुकेशन अच्छी होती है, लेकिन एजुकेशन में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कोई गैप ईयर हो सकता है, एजुकेशन में ब्रेक आ सकता है। पांचवें घर में चंद्रमा है तो मदर इज वेरी सॉफ्ट स्पोकन। कभी भी अपने माँ से आप ऊंची आवाज में बात मत करिए, फिफ्थ हाउस मून के लिए बहुत जरूरी है। ये आपके लिए कार्मिक प्रॉब्लम आगे बन सकता है। पांचवें घर में चंद्रमा है तो बच्चों के साथ इमोशनल अटैचमेंट होना, डॉटर का होना, वेरी बेसिक थिंग। और अगर ऐसा नहीं है तो प्लीज फोकस इमोशनली ऑन योर किड्स। आप अपने बच्चों के साथ इमोशनल टाइम स्पेंड करिए, उनके साथ समय बिताइए। पांचवें घर का चंद्रमा और क्या देता है, बहुत अच्छा इंट्यूशन देता है पांचवें घर का चंद्रमा। और पांचवें घर के चंद्रमा के लिए फूड और वाटर डोनेट करना बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि अगर आपको अपने पुण्य भाव की जागृति करनी है, पिछले जन्म के पुण्यों को एक्टिवेट करना है, तो आपके लिए फूड डोनेट करना, वाटर डोनेट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पांचवें घर के चंद्रमा के लिए आपको ये ध्यान रखना है, कोई भी पढ़ाई, कोई भी स्किल, जैसा मैंने कहा कि जो आपको पसंद आता है उसको सीखिए, उसको आगे परस्यू करिए। आज कुछ और पसंद आ रहा है, कल कुछ और पसंद आ गया, परसों कुछ और पसंद आ गया, उसके अगले दिन कुछ और पसंद आ गया। ऐसे लोग इमोशंस में आके काम छोड़ देंगे।
कोई सॉलिड वहां पे रीजन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अचानक से मन किया काम छोड़ दिया, फिर दूसरे जॉब में चले गए, फिर दूसरे कंपनी में चले गए, ये आपको नहीं करना है। इमोशंस में आकर के कोई नई चीज एक्वायर नहीं कर लेनी है, कोई नई चीज में एडमिशन नहीं ले लेना है, कोई नई चीज सीखने के लिए आगे नहीं बढ़ जाना है। जो भी आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिली हुई है, जो भी आपको अपने ग्रैंडफादर ग्रेट ग्रैंडफादर से प्रॉपर्टी मिली हुई है, जो भी आपको अचल संपत्ति मिली है, उसका बहुत ख्याल रखिए, उसको सिक्योर करके रखिए। फिफ्थ हाउस मून के लिए बहुत जरूरी है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सिक्स्थ हाउस मून, छठवें घर का चंद्रमा। अब सारी लड़ाइयाँ जो है वो इमोशनल है यहाँ पे सिक्स्थ हाउस मून के लिए। फॉर थर्ड हाउस मून एंड सिक्स्थ हाउस मून थायराइड इज वेरी मच पॉसिबल, बी अवेयर फॉर दैट। अगर छठवें घर में चंद्रमा है तो किसी के साथ इमोशनली मत उलझिए, इमोशंस में आके लड़ाई मत करिए। और मिला क्यों छठे घर का चंद्रमा? क्योंकि आप पास्ट लाइफ में इमोशनल फाइट्स में उलझे, आपके इमोशंस को प्रॉब्लम हुई पास्ट लाइफ में, आर्ग्यूमेंट से, लड़ाइयों से, डिजीज से। जो छठवें घर का रिसोर्स है उससे इमोशंस को पास्ट लाइफ में प्रॉब्लम हुई, दैट इज वाई इन दिस लाइफ यू गॉट मून इन द सिक्स्थ हाउस। ग्रेट हीलर्स, बहुत अच्छे हीलर्स होते हैं जिनका छठे घर में चंद्रमा होता है। तो आप इसका पॉजिटिव यूज करिए, दूसरों के इमोशंस को हील करने में इस मून को लगाइए, ना कि इमोशनली दूसरों की कमियां निकालने में, दूसरों से लड़ाई करने में, दूसरों से आर्ग्यूमेंट करने में। यू डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम। छठे घर का अगर चंद्रमा है तो अगर आपको हेल्दी रहना है, क्या सबसे जरूरी हो जाता है? व्हाट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू, व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू? योर डेली रूटीन। आपको हमेशा अपने डेली रूटीन का ख्याल रखना है। यहाँ पे फ्लक्चुएट होगा, ऊपर नीचे होगा यहाँ पे डेली रूटीन, बट आपको उसे कंट्रोल करके रखना है, उसे हमेशा मैनेज करके रखना है। जो आपका डेली रूटीन है उसे हमेशा मैनेज करके रखिए। छठे घर का चंद्रमा है ऑलवेज ट्राई टू डू सर्विस। आप कहीं ना कहीं सेवा देने जरूर जाइए। ये आप जानवरों के लिए कर सकते हैं, आप किसी बीमार इंसान के लिए कर सकते हैं, आपके बीमार लोगों के लिए कर सकते हैं, आप किसी के लिए भी कर सकते हैं जहाँ पे रिक्वायर्ड है। ऑब्वियसली आप हर जगह नहीं जा सकते, आप सबके लिए खड़े नहीं हो सकते, लेकिन जहाँ पे भी रिक्वायर्ड है, जितना आप कर सकते हैं, डेफिनेटली यू हैव टू डू इट। सिक्स्थ हाउस का मून है, यू डोंट हैव टू टेक डेट इन इमोशंस। कभी भी अचानक से लोन मत ले लीजिए। जितने ये ऐप्स अब नए नए आ गए उनसे दूर रहिए, ऑनलाइन जो डेट कल्चर है उससे दूर रहिए। अगर कुछ लिया भी हुआ है तो समय पे उसको चुकाइए, समय पे उसे भरिए, उससे दूर मत भागिए। अब छठे घर का चंद्रमा है तो आप अपने फादर की लाइफ देखिए। फादर ने सबको इमोशनली सर्व किया, फादर वॉज इमोशनल एंकर फॉर ईच एंड एवरी वन। ट्राई टू कैरी फॉरवर्ड दैट कर्मा। अब आप यूज मत होइए किसी के लिए, कोई आपको यूज ना कर पाए, कोई आपका फायदा ना उठा पाए, कोई आपको नुकसान ना पहुंचाए, वो नहीं करना है। बट इमोशनल एंकर आप जितना बन सकते हैं, जितना आप लोगों को इमोशनली हेल्प कर सकते हैं वो करिए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेवेंथ हाउस मून, सातवें घर का चंद्रमा। अब यहाँ पे जो प्लैनेट दिग्बली होते हैं वो है शनि, और ये घर है वीनस का, शुक्र का। आपके स्पाउस का घर है, आपके रिलेशनशिप्स का घर है, आपके पार्टनरशिप्स का घर है। किस चीज का ध्यान रखना है? इमोशनल होके शादी के वादे मत करिए। अब सातवें घर का चंद्रमा है तो दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट कि लोग क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, कौन क्या सोच रहा है उसके उसके बारे में बहुत कॉन्शियस होते हैं ऐसे लोग। अगर ये ओवर हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो इन चीजों को आप दिमाग से निकालिए, जितना आप इनको दूर कर सकते हैं दूर करिए। कौन क्या सोच रहा है, क्या सोचेगा, इसके विषय में बहुत ज्यादा विचार मत करिए आप। पार्टनरशिप्स अगर करनी है तो बी रैशनल, डोंट बी इमोशनल। बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म गेन्स को सोच करके पार्टनरशिप में मत जाइए। वाइल गेटिंग मैरिड बी वेरी प्रैक्टिकल। और आप होंगे भी, क्योंकि ये शनि का घर है। बहुत मेहनत के बाद यहाँ पे आपको शादी में, मैरिज में इमोशनल फुलफिलमेंट मिल पाएगा। आप ही को वहाँ पे पार्टनर के लिए सर्व करना है, आप ही को अपने इमोशंस को आगे बढ़ाना है। और ये आप जितनी जल्दी समझ जाएंगे, जितना जल्दी अपने इस कार्मिक पैटर्न को आप पहचान पाएंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। अब सेवेंथ हाउस में मून हो तो इन्हें वो पार्टनर चाहिए होता है जो इनके साथ मदरली बिहेवियर कर पाए, जो इन्हें मदरली नेचर दे पाए, लेकिन मिलना थोड़ा मुश्किल है। यू हैव टू डेवलप दैट क्वालिटी इन योर सेल्फ एज वेल। आपको भी अपने अंदर वो चीज़ डेवलप करनी पड़ेगी धीरे धीरे। सेवेंथ हाउस मून इज नॉट वेरी गुड फॉर मेंटल पीस। सेवेंथ हाउस मून जो होता है, अगर थोड़ा सा भी अफ्लिक्शन में चला गया, थोड़ा ओवर थिंकर जरूर बना देता है। ट्रेवल करना इज बेनिफिशियल फॉर यू, और ट्रेवल होगा भी। फॉरेन ट्रेवल होना, फॉरेन लैंड पे जाना। जो आपका एक घर होता है सेवेंथ हाउस में जब मून हो, तो बहुत हद तक चांसेस हैं सेवेंथ हाउस में जब मून हो तो इट्स हाईली दैट आपका एक नहीं, दो या तीन जगह पे घर होगा। मिनिमम दो घर तो होगा ही होगा, 100% दो घर होगा। अगर वो अफ्लिक्शन में नहीं है, थोड़ा सा भी उस चंद्रमा को सपोर्ट मिला है, तो दो घर होगा आपका। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट एट्थ हाउस मून।
8वें घर का चंद्रमा। अब 8वें घर में चंद्रमा जो है वो डेबिलिटेटेड है, 8वें घर में चंद्रमा नीच का है। आपके लिए सबसे जरूरी क्या है, 8वां घर इंसिस्टर्स का होता है, तो जो पितृपक्ष पे तर्पण की क्रिया होती है या फिर जो मासिक तर्पण होता है आपके लिए बहुत जरूरी है। गंगा स्नान करना आपके लिए बहुत जरूरी है, वाटर बॉडी को विजिट करना, रेगुलरली विजिट करना वो बहुत जरूरी है आपके लिए। नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व करना, नेचुरल रिसोर्सेज को बढ़ाना, नेचर के लिए आप जितना कर सकते हैं वो करिए। वाटर स्टोरेज के लिए अगर आप कुछ कर सकते हैं, पानी की साफ सफाई के लिए अगर आप कुछ कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए। एंड ऑलवेज फॉलो द रिचुअल्स ऑफ अमावस्या, पूर्णिमा एंड संक्रांति, जो हमारे घरों में फॉलो होता है, जो आपके लोकल प्लेस पे वो रिचुअल फॉलो होता आया है उसे फॉलो करिए आप। 8वें घर में चंद्रमा है तो सिबलिंग से इमोशनल बिट्रायल मिलना, सिबलिंग से इमोशनल सपोर्ट ना मिल पाना, इसके चांसेस होते हैं अगर अगर ये अफ्लिक्शन में है तो। या अगर आपके पास ऐसा कोई चांस आता है, अगर आपका मन करता है ऐसा करने का, अगर आपके सिबलिंग्स किसी इमोशनल रिक्वायरमेंट में है, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है और आप वहाँ से पीछे हट जाते हैं, देन इट इज़ गोइंग टू बी कार्मिक बैगेज फॉर यू। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अब 8वें घर का चंद्रमा है, दे विल ब्रिलियंट रिसोर्स मैनेजर्स, बहुत अच्छा रिसोर्स मैनेजमेंट करना, बहुत अच्छा फाइनेंस मैनेजमेंट करना, ये रहेगा आपके पास, ये आप पास्ट लाइफ से कैरी कर रहे हो। रिसोर्स मैनेजमेंट, दूसरे का पैसा आपके पास आ सकता है, दूसरे के फाइनेंसेस को मैनेज कर सकते हो, फाइनेंशियल एडवाइजेज में ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं। 8वें घर का और दूसरे घर का चंद्रमा है तो हमेशा क्या खाना है, बी वेरी वेरी पर्टिकुलर, और किसी के लिए ज़रूरी है या नहीं है, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 8वें घर में चंद्रमा है तो कोई भी ऐसी चीज़ मत खाइए जिससे फूड पॉइजनिंग हो जाए। अगर आपको थोड़ा सा भी संदेह है कि ये खाने से तबीयत खराब हो सकती है, फूड पॉइजनिंग हो सकता है, तो उससे आप दूर रहिए, मत खाइए। 8वें घर का चंद्रमा है तो वन इवेंट ऑफ योर लाइफ इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म यू इमोशनली एंड इट इज गोइंग टू हैपन। अब वो दशा क्या चल रही है, वहां पे कौन से प्लैनेट्स है, कब होगा, वो सब कुछ चार्ट देख के पता चलेगा, बट इवेंट विल हैपन, इवेंट होगा। वो करियर में हो रहा है कि वो फैमिली में हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, वो असेंडेंट और बाकी सारी चीजों को देख के बताया जाएगा। बट अगर 8वें घर में चंद्रमा है देन इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन इज गोइंग टू हैपन। नाउ वी विल टॉक अबाउट 9th हाउस मून। अब 9वें घर में चंद्रमा है तो धर्म से जो इमोशनल जुड़ाव है, धर्म से जो इमोशनल अटैचमेंट है वो रहेगा। कभी भी किसी धार्मिक मुद्दे पर दूसरों के भावनाओं का मजाक मत उड़ाइए, दूसरे के भावनाओं को आहत मत करिए। 9वें घर का जिनका चंद्रमा होता है दे आर वेरी प्रोन कि ये दूसरे रिलीजन का मजाक उड़ाएंगे, 3rd हाउस एंड 9th हाउस, तो ऐसा मत करिए आप। सबके धर्म का सम्मान करिए, जिसका जो बिलीफ है, जिस चीज में भरोसा करता है, आप अपने से मतलब रखिए। दूसरे के पर्सनल लाइफ में, दूसरे के पर्सनल बिलीफ्स में मत जाइए आप। कभी भी किसी का रिलीजन के टर्म पे, रिलीजियस टर्म्स पे मजाक मत उड़ाइए, उसके इमोशंस को हर्ट मत करिए। और अपने लिए आप अपने बिलीफ्स को, अपने रिलीजियस इमोशंस को सिक्योर करके रखिए। जो आपका मन करता है, जैसे आपका मन करता है, जो पूजा करने का मन करता है, जिस तीर्थस्थल पे जाने का मन करता है, आप जाइए। खुशी आपको वहीं से मिलनी है, खुशी आपको रिलीजियस प्रिंसिपल्स ही दे पाएंगे। 9th हाउस मून के पास प्रॉब्लम है मोरल्स की, प्रॉब्लम है प्रिंसिपल्स की। मोरल्स नहीं डिसाइड हो पा रहे, प्रिंसिपल्स नहीं डिसाइड हो पा रहे, उसके वजह से प्रॉब्लम आ रही है, उसमें फ्लक्चुएशन है। जिस दिन वो डिसाइड हो जाएगा, जिस दिन उसमें फ्लक्चुएशन नहीं आएगा, उस दिन लाइफ में प्रॉब्लम्स भी कम हो जाएंगी। अब 9वें घर का चंद्रमा है तो आप बांटिए, जितना प्रसाद बांट सकते हैं आप लगाइए, जितना भोग लगा सकते हैं, जितना प्रसाद चढ़ा सकते हैं, जितना लोगों को आप खिला सकते हैं खिलाइए, जितने आप भंडारे करवा सकते हैं करवाइए। वॉट एवर यू कैन अफोर्ड, प्लीज गो एंड डू इट, दैट इज द बेस्ट रेमेडी फॉर यू। कभी भी भूल के मंदिर का प्रसाद वेस्ट मत करिए। 9th हाउस में चंद्रमा एफ्लिक्टेड है, क्लास 6 में बताया गया कि इसने मंदिर का प्रसाद खराब करा, तब जाके इसको 9th हाउस में चंद्रमा जो है खराब मिला और इसको इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं। इनको कभी गुरु नहीं मिलेगा, फादर के थ्रू इमोशनल ट्रबल आएगा। अगर 9th हाउस में मून ट्रबल में है तो आपको भंडारे करवाना, प्रसाद डोनेट करना, ये सारी चीजें करनी है। अगर 9th हाउस में मून है और अफेक्टेड है तो आप 12 ज्योतिर्लिंग पे जाइए, दर्शन करिए। आप देखेंगे 12 के 12 जो ज्योतिर्लिंग है वो किसी न किसी वाटर बॉडी के आसपास ही है, वो किसी न किसी नदी, पॉन्ड, ओशियन के पास है। तो आप जाइए, घूमिए और डेफिनेटली आपको वहां पे रिलीफ मिलेगा। एंड इन जनरल इफ योर मून इज इन अफ्लिक्शन देन ऑलवेज वर्शिप ऑफ लॉर्ड शिवा इज गोइंग टू हेल्प यू। विजिटिंग ज्योतिर्लिंगास, 12 ज्योतिर्लिंगा इज गोइंग टू हेल्प यू, बट स्पेसिफिकली फॉर द 9th हाउस मून इट इज अ रेमेडी। अब स्पेसिफिकली आपको कहाँ पे जाना है वो डिपेंड करेगा, वहां पे साइन कौन सा है, वहां पे प्लेनेट कौन सा है, वो कौन सा प्रॉपर एक ज्योतिर्लिंग बनेगा जहाँ पे आपको मानसिक शांति मिलेगी, वहां जहाँ पे आपके 9th हाउस मून का ट्रबल जाएगा, वो
वहाँ के पूरे कॉम्बिनेशन को देख के बताया जाएगा। 9th हाउस में मून है तो जो प्रॉपर्टी का है, घर का लोकेशन है, वो ये देख के डिसाइड किया जाएगा कि आसपास कितना रिलीजियस गैदरिंग है, मंदिर है कि नहीं है, रिलीजियस माहौल कैसा है, वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, उनकी आस्था कैसी है, उनका विश्वास कैसा है। और आप ये जिस भी हाउस में मैंने जो जो चीज़ें बताई हैं स्कैटर्ड करके मैंने बताया है, अब आप इसको 7th हाउस पे अप्लाई कर सकते हैं। आप इसे 5th हाउस में अप्लाई, 5th हाउस मून के पास, 5th हाउस इज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो घर कहाँ पे होगा? जहाँ पे आसपास स्कूल होगा, या फिर पढ़ाई के लिए घर का छूटना, पढ़ाई के लिए कहीं बाहर जाना। घर ये देख के लेना कि हाँ आसपास एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कितने हैं, पढ़ाई की सुविधा कितनी है। अब आप इसे हर जगह हर हाउस में अप्लाई कर सकते हैं। 9th हाउस में मून है तो आपको ज्योतिर्लिंगास को विजिट करना है। 7th हाउस में है तो आप क्या विजिट करेंगे? 7th हाउस में मून जितने भी बिजनेसेस जो वाटर के लिए कुछ कर रहे हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन जो वाटर के लिए कुछ कर रहे हैं, जितने भी लोग वाटर में जाके काम करते हैं, उनकी हेल्प करिए, उनके लिए कुछ करिए। 7th हाउस मून किसी के फंक्शन में, किसी पब्लिक फंक्शन में पानी की व्यवस्था करवा दीजिए, फूड की व्यवस्था करवा दीजिए, फूड डोनेट करवा दीजिए, दैट विल हेल्प यू। अब वहां पे 7th हाउस में कोई और टेम्पल बनेगा, वीनस है वहां पे, वीनस का घर है वो, सैटर्न वहां पे दिग्बली होता है, सैटर्न एक्सॉल्टेड भी होता है। आप इन दोनों कॉम्बिनेशन को मिलाइए, मून को वहां पे रखिए और वो टेम्पल विजिट करिए। अगर आपका कोई कॉम्बिनेशन है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको टेम्पल बता दूंगा। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट 10th हाउस मून। 10th हाउस का जो चंद्रमा है, देयर इज अ कीवर्ड फॉर 10th हाउस मून, ट्रबल्ड इमोशंस। व्हाई? कॉज इट इज द हाउस ऑफ सैटर्न। कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पे कैप्रिकॉन का साइन आता है। यहाँ पे दिग्बली कौन हो रहा है? यहाँ पे दिग्बली हो रहे हैं मंगल और सूर्य। एग्जॉल्टेड कौन हो रहा है? मंगल हो रहे हैं। तो कैसा इमोशन रहेगा? यहाँ पे इफेक्ट किसका है? शनि का, मंगल का। शनि का घर है, मंगल एग्जॉल्टेड हो रहे हैं यहाँ पे, तो इमोशंस में ट्रबल आना, शॉर्ट टेम्पर्डनेस होना, ओवर थिंकिंग होना, कोल्डनेस होना इमोशंस में, वो बहुत नॉर्मल है। अगर थोड़ा सा भी अफ्रिक्शन आ गया है तो काम को लेकर के, प्रोफेशन को लेकर के इमोशनल ट्रबल आना। एंड द बेस्ट रेमेडी फॉर 10th हाउस मून इज टू, ऐसा कोई काम करिए जिसमें ट्रेवल इन्वॉल्व है। ट्रेवल हमेशा करते रहिए 10th हाउस चंद्रमा के लिए। 10वें घर का चंद्रमा है तो फूड इंडस्ट्री में काम करना, रियल एस्टेट में काम करना, डिपेंडिंग ऑन द कॉम्बिनेशन, कि वहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या हो रहा है। रात में ज़्यादा जगना, रात में ज़्यादा काम करना, ये टेंडेंसीज आपके अंदर हो सकती हैं। कुछ भी ऐसा लग रहा है आपको जो आपके बिहेवियर में नेगेटिव है, उसे दूर करिए, आप उसे पॉजिटिव करिए और 10th हाउस मून का रिजल्ट अच्छा मिलना शुरू हो जाएगा आपको, अगर आप फ्रिक्शन में है तो। तीसरे घर का चंद्रमा और 10वें घर का चंद्रमा, काम में इमोशनल ट्रबल आएगा और वो आपके इमोशंस की वजह से आएगा। आप इतना खुद को वल्नरेबल बना लेंगे कि उससे आपको ट्रबल आएगा। मार्केटिंग में बहुत अच्छे होते हैं ऐसे लोग, सेल्स में बहुत अच्छे होते हैं, तो आपके पास जो भी स्किल्स हैं उनको यूज करिए, इमोशनली वल्नरेबल खुद को मत बनाइए। 10वां घर जो है वो आपके रेपुटेशन का है, आपके स्टेटस का है, आपके पास कितनी अथॉरिटी होगी उसका है। तो जब 10th हाउस में मून है तो अथॉरिटी में फ्लक्चुएशंस आना, डिमोशंस के चांसेस होना, अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं तो किसी ऐसी जगह पे ट्रांसफर होना जहाँ पे बिल्कुल भी कोई काम नहीं है, कोई पावर नहीं है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स के साथ ऐसा होता रहता है, दे आर हैविंग इफेक्ट ऑफ मून ऑन द 10th हाउस। और भी इन्वॉल्वमेंट होता है बट मून इज द प्राइमरी फैक्टर, रेपुटेशन और अथॉरिटी में फ्लक्चुएशन होना। सो दैट इज योर पेंडिंग कर्मा, दैट इज कर्मा जो कि आपको लेके चलना है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट 11th हाउस मून। अब 11वां घर भी जो है वो शनि का है, लेकिन यहाँ पे साइन कौन सा है? एक्वेरियस का है। सो जो पहली चीज आपको नहीं करनी है वो है झूठ नहीं बोलना है, चीटिंग किसी के साथ नहीं करनी है, फाइनेंसेस में कोई गड़बड़ी नहीं करनी है, कभी भी झूठ बोल के पैसा नहीं कमाना है। जो रेगुलर इनकम है उसमें फ्लक्चुएशन रहेगा ही रहेगा, रेगुलर इनकम में फ्लक्चुएशन रहेगा। और कोई भी ऐसा प्रयास नहीं करना है जिसमें कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो जाए, जिसे हम करप्शन कह देते हैं। अब जब चंद्रमा 11वें घर में है तो वन इवेंट ऑफ प्लेस चेंज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एक बार जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आएगा जिससे आपका प्लेस चेंज होगा, आपका घर बदलेगा, आप जहाँ रहते हैं वो बदलेगा। एंड दैट विल बी वेरी वेरी प्रोमिनेंट फॉर यू, दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। 11वें घर का चंद्रमा है तो 11वां घर राहु का भी है, एक्वेरियस का साइन कालपुरुष की कुंडली में। तो ये नेचुरल एक ओवर थिंकिंग एंग्जाइटी का कॉम्बिनेशन बन जाता है। ट्रेवल आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ट्रेवल आप जैसे भी कर सकते हैं, जिस फॉर्म में कर सकते हैं, ट्रेवल अपने लाइफ में इंक्लूड करिए। वॉक करना अपने लाइफ में इंक्लूड करिए, भगवान शिव की पूजा करना, महादेव की पूजा करना अपने जीवन में आप इंक्लूड करिए।
दैट इज अ रेमेडी फॉर यू। अब 11वें घर का अगर चंद्रमा है तो ये आपके लिए धन योग हो सकता है, अगर चंद्रमा किसी अच्छे घर को रूल कर रहा है। फॉर जेमिनाई असेंडेंट, अगर 5वें घर में कैंसर साइन आ गया, 9वें घर में कैंसर साइन आ गया, तो ये धन योग बन जाएगा आपके लिए। 11वें घर का अगर चंद्रमा है तो विशेष पे कंट्रोल रखिए, जो भी आपकी इच्छाएं हैं उन्हें बहुत ज़्यादा आप मत बढ़ाइए, कंट्रोल विशेष रखिए और लॉजिकल और प्रैक्टिकल विशेष रखिए। अपने आप से जो आपकी इच्छाएं हैं, अपने आप से जो आप उम्मीद करते हैं, जो लाइफ में आप पाना चाहते हैं, वो प्रैक्टिकल, रैशनल और लॉजिकल होना चाहिए। वो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे दूसरों को प्रॉब्लम हो। बहुत बार आप देखेंगे जिनका 11th हाउस में चंद्रमा है, कुछ समय के लिए बहुत सोशली एक्टिव है, बहुत अच्छा जो भी इनका ग्रुप है उससे इंटरेक्शन कर रहे हैं, बहुत अच्छे से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, और कुछ समय के लिए बिल्कुल आइसोलेट हो गए। कुछ दोस्त आपके ऐसे होंगे जो 2-4 दिन बहुत अच्छे से बात कर रहा है, फिर 2-4 दिन बाद वो बंद कर दिया बात करना, फिर 2-4 दिन बाद बैक टू नॉर्मल आ गया। तो ये जो टेंडेंसी है 11th हाउस मून में देखने को मिलती है, जो फ्लक्चुएशन है वो 11th हाउस मून में देखने को मिलता है, अपने सोशल नेटवर्क्स को लेकर के, अपने कनेक्शंस को लेकर के। अब 11वें घर का चंद्रमा अगर अफ्लिक्टेड है तो फादर को सिबलिंग से इमोशनल ट्रबल मिलना। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट 12th हाउस मून। अब 12वें घर का जो चंद्रमा है, इसके पीछे जो कर्म एसोसिएटेड है वो है मटीरियलिज्म का, वो है दूसरे के इमोशंस को ना समझने का पास्ट लाइफ में। इसलिए 12वें घर में चंद्रमा मिला। इमोशंस को कहाँ डाल दिया गया? आइसोलेशन के घर में। एक ऐसा ग्रह जो बहुत बात करना चाहता है, एक ऐसा ग्रह जो बहुत चंचल है, एक ऐसा ग्रह जो बहुत फ्लक्चुएशंस में रहता है, उसे स्टेबल हाउस में डाल दिया गया, उसे आइसोलेटेड कर दिया गया चार्ट में। उसे जहाँ पे शांत रहना है, जहाँ पे मौन रहना है, वहां पे डाल दिया गया। मून के पास क्या प्रॉब्लम थी? मून रोहिणी से ज्यादा आकर्षित थे। वो जो अट्रैक्शन की प्रॉब्लम है, ऐसे प्लेनेट को जिसे जो पसंद आ रहा है वो कर रहा है, वो उसे 12वें घर में रखा गया है। तो इसके पीछे का जो एसेंस है 12th हाउस मून का, वो है इमोशनल सर्विस। दूसरों की आप जितनी ज़्यादा इमोशनल हेल्प कर सकते हैं वो करिए। 12th हाउस मून और इमोशनल संन्यास, आई हैव अ टर्म फॉर दिस 12th हाउस मून, इमोशनल संन्यास, भावनात्मक संन्यास। बहुत ज़्यादा आप किसी भी चीज़ से इमोशनली अटैच्ड मत होइए। 1 to 11 कहीं पे भी है तो एक बार को वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, वो चल जाएगा। लेकिन इफ यू आर हैविंग मून इन द 12th हाउस देन इट्स रियली गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू, इट कैन ट्रबल यू अ लॉट। अगर आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप किसी ऐसे करियर में हैं जो इमोशनल हीलिंग को इन्वॉल्व करता है, जो साधना को इन्वॉल्व करता है, जो योग को इन्वॉल्व करता है, जो नेचुरोपैथी को इन्वॉल्व करता है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग को इन्वॉल्व करता है, देन इट्स गुड, गो अहेड, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, यू आर ऑलरेडी देयर। लेकिन अगर ये फैक्टर्स नहीं है तो आपको अपने इमोशनल अटैचमेंट का ध्यान रखना है। 12वें घर का अगर चंद्रमा अफ्लिक्टेड है तो आपको स्लीप इश्यूज हो सकते हैं, नींद में प्रॉब्लम आ सकती है, उसका ध्यान रखिए आप और उसके लिए रेमेडीज परफॉर्म करिए। 12वें घर का चंद्रमा जो है बहुत बार डेजा वू देता है कि ऐसी चीज हो गई थी मेरे साथ पहले, या फिर ऐसी चीज हुई है। ये फीलिंग आना 12वें घर के चंद्रमा के लिए बहुत प्रोमिनेंट है। और अगर ऐसा होता है तो यूज इट प्रॉपरली, यूज इट पॉजिटिवली। ड्रीम्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 12वें घर के चंद्रमा के लिए अगर कोई भी ड्रीम आता है, कोई भी सपना आता है, तो वो बिना रीजन के, बिना किसी कारण के नहीं आया है। ऐसा सबके लिए होता है, लेकिन इफ यू आर हैविंग 12th हाउस मून देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर 12वें घर में चंद्रमा है तो गो फॉर स्पिरिचुअलिटी, गो फॉर अध्यात्म, गो फॉर साधना, एंड ऑलवेज दूसरे के इमोशंस को प्रायोरिटाइज करिए आप। वो कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द साइन, डिपेंडिंग ऑन द प्लैनेट्स, कि आपको कहाँ पे करना है, किस जगह पे करना है। सो इट वॉज ऑल अबाउट मून and pending karma of moon and moon in all 12 houses. Hope it helps you. Thank you.